हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कहा जाए दोस्तों, तो इस चैप्टर के जितने भी MCQs हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मेरा नाम रंजन पटेल है और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि इतने दिनों तक वीडियो नहीं आया, इसके पीछे बहुत बड़ी कारण थे दोस्तों। कुछ प्रॉब्लम तो ये आ रही थी कि कुछ टाइम नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अपना भी एक ऑफलाइन क्लासेस है और साथ साथ में कुछ दिन तक कुछ परेशानियाँ ये रहा कि तबीयत की परेशानी था, मौसम का इफेक्ट था, इसके लिए वीडियो नहीं मिल पाया। तो लेकिन दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का मिलता रहेगा बारी बारी से। MCQs, न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो किस प्रकार से, और एक खास करके वरदान सिद्ध होने वाला है बिहार बोर्ड के लिए दोस्तों, क्योंकि बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन है और टोटल का टोटल हिंदी मीडियम में है। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा इसी का पूरा इंग्लिश में आएगा। इसमें देख सकते हैं कि आपको बिहार बोर्ड में इस प्रकार का एग्ज़ाम का सिलेबस अभी हो चुका है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देना है, इस प्रकार से भरना है और यहाँ पे दे रहा है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण 60 डिग्री के आपतन कोण पर एक समतल दर्पण पर आपतित होती है। दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन का मान क्या होगा, है ना? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो आपको इस प्रकार से OMR शीट आएगा, आंसर शीट। तो उस आंसर शीट में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जो भी आपको लगे कि सही है, जो आपको कंफर्म है, उसको इस प्रकार से कलरिंग करना पड़ेगा। कलरिंग करने की सही विधि देखिए क्या है, इस प्रकार से फिलअप करना होगा कि पूरा का पूरा पहले क्या करें, ये चारों तरफ से गोले कलरिंग कर ले, बाद में बीच वाला करें आसानी से। थोड़ा भी छोटा नहीं दिखना चाहिए और जो लेटर इसमें ख लिखा है वो दिखना नहीं चाहिए। अब देखिए गलत विधि क्या है, गलत विधि है, क्योंकि देख सकते हैं कि साफ दिख रहा है, इतना कलरिंग नहीं है, बॉक्स दिख रहा है। तो ऐसा कलरिंग करना है, ऐसा करेंगे तो मार्क्स डिडक्टेड होगा, कट जाएगा। चलिए, तो आप सही विधि जान गए और गलत विधि देख लिए। तो आपको गलत नहीं करना है, सही करना है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और कहीं मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में पूरे का पूरे 40 क्वेश्चन लाया हूँ इसी चैप्टर का और आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है? पहला देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये तो बिल्कुल सही है कि हम लोग पढ़े हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। हमें कौन सा चुनना है जो सही नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। बिल्कुल, प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में बिलोंग करता है, तो ये भी सही है। अब देखिए, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। अवशोषक का मतलब प्रकाश को अवशोषित करता है, तो जी ऐसा तो नहीं होता है। देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्दे पर प्राप्त किसे करते हैं हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब को। तो ये ऑप्शन सही है, ए सही है, ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ग। ठीक है, आपका सही आंसर पहले का मिल गया। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, एक गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है, क्या कहे जाते हैं? कहने का मतलब है, ऐसे पदार्थ, ऐसा मटेरियल, ऐसा ऑब्जेक्ट जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है, यानी पूरी तरह से लाइट नहीं पार कर नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा लाइट पार कर पाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, पारदर्शी क्या होता है? जिससे पूरा लाइट पास कर पाता है। अपारदर्शी जिससे थोड़ा भी पार नहीं कर पाता है, और परभासी जिससे
थोड़ा थोड़ा लाइट कर पाता है। यानी कि देखिए, तो यही तो पूछ रहा था ना, छोटा सा भाग यानी थोड़ा थोड़ा लाइट पास कर पाए। तो ये इसका करेक्ट आंसर इज ग। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपतन कोण होता है, यानी आपतन कोण क्या होता है, किसके किसके बीच बनते हैं? तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो देखते हैं सही है कि नहीं। यहाँ पे बोला है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, जी नहीं, क्योंकि आपतन कोण परावर्तित किरण के बीच तो बनेगा ही नहीं। तीसरा देखते हैं, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब। मैंने अभी जस्ट बताया दोस्तों कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। कौन सा कोण? आपतन कोण। तो करेक्ट आंसर इसका ग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक प्रकाश किरण है, एक लाइट आ रही है, वो लाइट का रे जो है वो समतल दर्पण पर लंबवत यानी कि 90 डिग्री पे आपतित होती है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो चलिए परावर्तन कोण का मान निकालना होगा। तो आपको इसके लिए तरीका बताया गया है और वो वीडियो में बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? यानी कहा जाए दो समांतर समतल दर्पण के बीच वस्तु रख दे तो कितना, अधिकतम कितना प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, अनंत, यानी कि जिसकी गिनती नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो देखिए, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री आपको याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर MCQ की अभी चल रही है बिहार में, क्योंकि आपको 100 दिया जाता है जिसमें से 55 को आपको मार्किंग करना होता है और करेक्ट करना होता है। तो चलिए ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर इसको प्रति बोलते हैं, प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे हो, 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे हो, तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? तो कहने का मतलब है, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर, एक समतल दर्पण रखा हुआ है बिल्कुल विराम अवस्था में, रेस्ट फॉर्म में, और वो दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 4 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड, 16 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख, 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे दोस्तों फिलहाल में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो लेंदी ना हो इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शन बता देता हूँ, और अब बाकी अगर सॉल्यूशन चाहिए तो न्यूमेरिकल्स में बता दूंगा। चलिए, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, तो ज़रा सुनिए, फोकस दूरी का मान बता रहा है 0, ये देखते हैं। दूसरा है 0 एवं अनंत के बीच, तीसरा है अनंत, और इसमें से इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होता है ग, यानी अनंत। तो चलिए इस प्रकार से 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से, तो देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव से
वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या आप जानते हैं। वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का डबल होता है, यानी इसका डबल करेंगे तो 25 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 25, यानी कि 25.0, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन इज ग। इसको डबल कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या यानी जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू होता है 2f, और 2f का मतलब 2 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू फोकस दूरी का 12.5, इसको गुना कर लेंगे तो ए आ जाएगा 250, एक अंक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट यानी कि 25 सेंटीमीटर। यही होगा दोस्तों करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर, जरा ध्यान से सुनिएगा। अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस से वक्रता त्रिज्या की दूरी, वक्रता त्रिज्या की दूरी यानी वक्रता केंद्र की दूरी, ऐसा पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र की दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ख, यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा सही है? तो चलिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर का ये तो सही है बिल्कुल। आपका गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जी नहीं, गलत है दोस्तों, क्योंकि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल। अब चलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, तो जी नहीं, वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। तो ये भी गलत है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की आधी नहीं होती है। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r फोकस दूरी की आधी होती है, तो r बराबर तो 2f होता है। तो बिल्कुल एक कंडीशन में एक गलत है, ये भी गलत है, यानी तीसरा गलत है। चौथा देखते हैं, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। बिल्कुल, अगर m का वैल्यू यानी कि आवर्धन का वैल्यू माइनस आएगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा। तो करेक्ट आंसर इज घ। तो चलिए, हमें करेक्ट ही चुनना था और इनकरेक्ट नहीं चुनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी फॉल्स है? तो देखिए, जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता के केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट आती है। चलिए, ये भी बिल्कुल सत्य है, हमें असत्य चुनना है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और ये जो है आपका असत्य है, क्योंकि इसमें सीधा भी बनता है यानी काल्पनिक भी बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ग, 13 का ग। हमें चुनना था इनकरेक्ट, यानी कि जो गलत था उसे चुनना था, तो ये गलत है। केवल वास्तविक नहीं, दोनों तरह के बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व पथ पर लौट जाएगी, यानी अपने ही पथ पे लौट जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, उसे चुनना है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो ये उल्टा बनता ही है, ये बिल्कुल सही बोला है, हमें गलत चुनना है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो है दोस्तों गलत है, क्योंकि पर्दे पे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। तो 15 का ख गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं दोस्तों। तो 16 में है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? यानी नीचे जो भी दिए गए हैं इसमें से कौन सा दर्पण है जिससे हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, समतल दर्पण द्वारा नहीं,
अवतल दर्पण द्वारा बिल्कुल नहीं, उत्तल दर्पण द्वारा। इनमें तीनों दर्पणों द्वारा, यानी तीनों से आभासी प्रतिबिंब मिलता है। देखिए समतल में तो आभासी मिलता ही है, अवतल में दोनों तरह के मिलते हैं और उत्तल में आभासी ही बनता है। तो आभासी किस से मिल सकते हैं? तो तीनों से मिल सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इज घ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर दिया तो समतल दर्पण द्वारा देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा तो बिल्कुल नहीं, ये तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब देखते हैं आगे का, तो अवतल दर्पण द्वारा बिल्कुल वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन इज ख, और इससे तो हमेशा आभासी प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? आभासी यानी सीधा और छोटा, तो हमेशा आभासी यानी कहा जाए आभासी और छोटा हमेशा उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और किसी दर्पण द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे बनता है? वक्रता केंद्र पे, तो हमेशा आप सुने होंगे कि वक्रता केंद्र पे रहेगा तभी वक्रता केंद्र पे बनेगा, अन्यथा कहीं पे नहीं बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है? वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज अवतल दर्पण। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 जो है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है कैसा प्रतिबिंब? तो देखिए कैसा बन सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क एवं ख, यानी केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, ये दोनों तरह के प्रतिबिंब बनेंगे, आभासी और काल्पनिक अवतल दर्पण द्वारा दोनों तरह के बनेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ग। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 22 नंबर। 22 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा और कैसा होगा? तो प्रतिबिंब हमेशा जब भी फोकस और ध्रुव के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण के पीछे क्या होगा? आभासी और बड़ा होगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए हमेशा क्या बनता है, गोलीय उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो उत्तल दर्पण से हमेशा बनता है आभासी यानी सीधा बनता है। करेक्ट ऑप्शन क। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है आपका 24 नंबर। 24 का देखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखा है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण क्या हो सकता है? यानी कहा जाए एक दर्पण है, किसी दूरी पर रखे, चाहे जितना दूरी पर रखिए, एक वस्तु से सीधा प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो सीधा किससे प्राप्त हो सकता है? केवल समतल, केवल उत्तल, समतल एवं उत्तल अथवा उत्तल या अवतल। तो समतल और उत्तल दोनों से प्राप्त किया जा सकता है, या तो समतल या तो उत्तल। करेक्ट ऑप्शन इज ग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। वस्तु के आकार के बराबर होगा तो दर्पण क्या होगा? समतल होगा, क्योंकि समतल दर्पण में ही वस्तु के बराबर बनता है। तो चलिए नेक्स्ट, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तथा बड़े आकार का होता है, वह दर्पण के, जरा सुनिए ध्यान से, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तथा बड़े आकार का होता है, तब वस्तु दर्पण के कहाँ पर स्थित होता है? दर्पण के कहाँ पर स्थित होता है, ये आपको देखना है। तो ये होगा करेक्ट आंसर इज ख, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। चलिए नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखा है, यानी वस्तु का आकार, वस्तु का हाइट कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता
त्रिज्या के बराबर है तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा, यानी v का वैल्यू पूछा है दोस्तों, तो v का वैल्यू इसमें से करेक्ट आंसर इज 1.5 सेंटीमीटर। चलिए वक्ता केंद्र की बात किया था ना, इसलिए वक्ता त्रिज्या पे यानी कि वक्ता केंद्र पे तो हमेशा बराबर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु का उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा, तो इसके लिए 28 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ख, यानी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होगी। दर्पण की वक्ता त्रिज्या पूछा है 29 नंबर, तो इसका होगा वक्ता त्रिज्या की बात करें तो ये हो जाएगा आपका इसका डबल, यानी कि फोकस दूरी इतना है तो वक्ता त्रिज्या इसका डबल होगा, r बराबर 2f यानी 60 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी, वास्तविक प्रतिबिंब से उसका न्यूनतम दूरी होगी, तो न्यूनतम दूरी इसका हो जाएगा आपका ए आपका 0 होगा, यानी कि 0 होगा 30 का घ। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर पर बनता है तो उस दर्पण का वक्ता त्रिज्या का मान क्या होगा। तो जरा समझिएगा क्वेश्चन का मतलब क्या है। यहाँ पे समझिए कि अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर यानी कि फोकस दूरी इतना हो गया, और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर पे बनता है तो अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होगा। तो वक्ता त्रिज्या इसका जो होगा ये 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ कितना हो गया 15 वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है। अब जरा समझेंगे, एक वस्तु की दूरी हो गई u, तो v का पूछ रहा है तो आप निकाल भी सकते हैं, और वो कैसा बनेगा तो जब v का वैल्यू आएगा तब पता चलेगा। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी बड़ा और सीधा, आभासी बड़ा तथा सीधा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो, यानी कहा जाए तो फोकस दूरी कितना हो गया दोस्तों f हो गया 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु यानी u हो गया 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब यानी v का वैल्यू तो निकालेंगे तो पता चल जाएगा ये 33 का हो जाएगा अनंत, ये हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, कहाँ से मापी जाती है तो ध्रुव से, बिल्कुल ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है ध्रुव से। अब चलिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र आप पढ़े हैं कि प्लस में होता है 1/f = 1/v + 1/u, करेक्ट आंसर इज ग। चलिए दर्पण सूत्र कौन होगा, करेक्ट होगा ए 1/f = 1/v + 1/u। नेक्स्ट देखते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है और गोलीय दर्पण में ए आपका होता है माइनस होता है, तो ये हो गया ग। ए ग गलत है दोस्तों, ऊपर यू लिख दिया है, मिस्टेकिंग है। एक घ होगा -v/u होगा -v/u। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया दोस्तों। चलिए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, समतल दर्पण का आवर्धन पूछ रहा है। तो देखिए समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो देखिए माइनस होता है कि प्लस होता है कि शून्य होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है दोस्तों हमेशा समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है +1 होता है। अब चलिए, एक वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की वक्ता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या होगा।
प्रतिबिंब का पूछ दिया तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी पूछ दिया, तो दर्पण की फोकस दूरी होगा दोस्तों करेक्ट आंसर इज 20 सेंटीमीटर। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है फिलहाल, लेकिन दोस्तों 39 क्वेश्चन हो पाए कंप्लीट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।